हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। और आज हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का आखिरी टॉपिक, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चलेगा। इसका मतलब अभी तक जो हमारी जर्नी रही है वो बहुत बेहतरीन रही है और आप सबका बहुत सारा प्यार इस जर्नी को मिला भी है। और आई विश कि आपका ये जो प्यार है ये बरकरार रहेगा और आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो चैनल है वो ग्रो करेगा आप सबकी हेल्प से। तो आज हमने जो बेसिक हैं, जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारी कुछ चीज़ें हमने कवर की हैं। और सिर्फ कवर ही नहीं की हैं बल्कि हमने इन्हें डिटेल्ड में समझा भी है। इनसे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी किए हैं, प्रैक्टिस भी की है, और टाइम टाइम पर जैसे जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते रहे वैसे वैसे उन प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हम करते रहे हैं। और फाइनली आज हम अपना जो पार्टनरशिप का चैप्टर है उसको क्लोज करने की ओर है। आप पहले कमेंट करके ये बताइए कि ये जो पूरा पार्टनरशिप का जर्नी हमारा रहा है वो कैसा रहा। देखिए, मैंने पार्टनरशिप को इतना बड़ा टॉपिक नहीं है वैसे तो कराने के लिए जिसमें इतने सारे वीडियोस आपके लगें, लेकिन मैंने आपका हर टॉपिक छूने की कोशिश की है, हर टॉपिक को कवर कराने की कोशिश की है कि नहीं भाई, अगर कहीं से किसी भी फॉर्मेट में, देखिए मेरे लिए आपका एक नंबर भी बहुत मैटर करता है। एक नंबर भी, मैं ये चाहता हूं कि एक भी टॉपिक ऐसा ना छूटे जहां से क्वेश्चन बने और आपका केवीएस में एक नंबर अटक जाए कि भाई ये कैसे होगा। नहीं, हम एक एक टॉपिक को जैसे डिस्कस करते हुए आए हैं डिटेल्ड में विद न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ, ऐसे ही हम आगे भी अपनी जर्नी शुरू रखने वाले हैं। तो ये जो पूरी की पूरी जर्नी है केवीएस पीजीटी कॉमर्स और यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की, ये उनके एग्जाम्स तक जारी रहेगी। और ये एग्जाम्स तक जारी रहने की स्कीम केवल आपको पेड बैचेस में मिलती है, दैट योर सब्सक्रिप्शन विल बी वैलिड टिल द एग्जाम। उसके बाद आपके पास से वो सारा का सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। जब वो वाइंड अप हो जाएगा तो आप उसको देख नहीं सकते हैं, और जब आप उसे देख नहीं सकते, सपोज करो एग्ज़ाम रह गया, दोबारा एग्ज़ाम देना है, तो आपको फिर उसके लिए दूसरा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और हमने क्या किया है, हमने पूरा का पूरा कोर्स क्या कर दिया, यूट्यूब पर डाल दिया। क्वालिफाइड हो जाए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स बहुत सारे हैं और जबकि जो सीट्स हैं वो बहुत कम हैं, है ना। एस्पिरेंट्स तो बहुत सारे हैं, सीट्स तो बहुत कम है, तो सभी को तो जॉब मिल नहीं सकती, तो लिमिटेड को ही मिलेगी। अब जिनको नहीं मिल पाई है वो क्या करेंगे। फिर भी आपके लिए सारा कुछ अवेलेबल रहेगा और हम आगे भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ये जो चैनल है ये पीजीटी कॉमर्स के लिए है और यहाँ पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड, अभी तो केवल केवीएस और यूपी टीजीटी पीजीटी ही, आने वाले समय में इसमें जितने भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन होंगे उन सब का पूरा फुल फ्लैग कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल रहने वाला है। केवल आप ही नहीं, आपके बाद भी जो चैनल से जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट जॉब का सपना लेकर के पढ़ते हैं, उनके लिए अधिगम मंत्रा हमेशा से उन बच्चों के साथ रहेगा। अभी तक भी रहा है, आगे भी रहेगा। तो चलिए इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। क्यों? क्योंकि ये चैनल मेरे साथ साथ आपका भी परिवार है, और ये परिवार जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा लोग बेनिफिशियरी होंगे। यहाँ एक तरह से हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर सभी लोगों को
सभी लोगों को जो एजुकेशन है, जो वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो जो पैशन होता है यार गवर्नमेंट जॉब, जो एक सिक्योरिटी होती है ना गवर्नमेंट जॉब की, हर कोई बंदा एक बार उसको फील करना चाहता है कि यार गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी होती कैसी है। उस ड्रीम का, वो ड्रीम लगभग लगभग हर बंदा देखता है। और जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना जाते हैं वो तो ज़रूर ही, चाहे एक ही बार सही, पर वो देखते ज़रूर हैं। उसी सपने को साकार करने के लिए अधिगम मंत्रा बना है। तो बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ और यूं ही अपने परिवार को प्यार देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? समाप्ति। तो दो हो सकता है, एक तो साझेदारी की समाप्ति और एक फर्म की समाप्ति। सपोज कीजिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इन्होंने किसी पार्टनर को एडमिट किया। कितने पार्टनर हो गए? तीन पार्टनर्स हो गए। कितने पार्टनर्स हो गए? तीन पार्टनर्स हो गए, ए बी सी। इसका मतलब क्या है? जब इन दोनों की साझेदारी थी वो समाप्त हो गई, अब इन तीनों की साझेदारी क्या हो गई? शुरू हो गई। तो साझेदारी समाप्त होना एक अलग विषय है और साझेदारी फर्म का समाप्त होना एक अलग विषय है। साझेदारी समाप्त हो जाती है लेकिन फर्म रहती है, लेकिन अगर फर्म समाप्त हो गई तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका दूसरा उदाहरण यह है कि इनमें से एक व्यक्ति मर गया या उन्होंने फर्म को छोड़ दिया, जो रिटायरमेंट में हमने पढ़ा। कितने बचे? दो पार्टनर बचे। इसका मतलब तीन पार्टनर्स की जो साझेदारी थी वो समाप्त हो गई और अब कितने साझेदारों के बीच पार्टनरशिप चलेगी? दो साझेदारों के बीच पार्टनरशिप चलेगी। तो साझेदारी का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, अब दो पार्टनर बच गए। अब उन दो पार्टनर में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। अब कितने पार्टनर बचे? एक पार्टनर बचा। क्या एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करने के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 क्लियरली इट स्टेट्स दैट द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। कम से कम दो लोगों का साझेदार होना आवश्यक है। तो साझेदार जब एक है तो फर्म स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर साझेदारी समाप्त हो रही है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि फर्म भी समाप्त होगी, लेकिन हाँ, अगर फर्म समाप्त हो रही है तो ये जरूर आवश्यक है कि जो साझेदारी है उनके बीच वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो साझेदारी की समाप्ति और नए साझेदारी का गठन, है ना, डिसॉल्विंग द ओल्ड पार्टनरशिप एंड एक्सिस्टेंस ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, ये तो हम पढ़ चुके हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है, गुडविल के ट्रीटमेंट में होता है, एडमिशन में होता है, रिटायरमेंट में होता है और डेथ में होता है। लेकिन आज जो हम मेन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? वो हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, राइट। तो बेसिकली जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो लगभग लगभग आपका 4 से 5 वीडियो में कवर कराऊंगा मैं, है ना। देखिए, हालांकि कॉन्सेप्ट कोई इतना बड़ा नहीं है कि इसको 4 से 5 वीडियो में लेकर के जाया जाए, लेकिन मेरा ये मन है कि मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस के साथ और आपको न्यूमेरिकल के साथ उन सब चीज़ों को करूं। मतलब डिसोल्यूशन से रिलेटेड हर वो पॉइंट हाईलाइट करूं जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है। कुल मिलाकर के आप डिसोल्यूशन का एक फुल फ्लैग कोर्स यहां पर देखने वाले हो। तो लगभग लगभग 4, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 हद से हद जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर इसका, दैट इज मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। किन किन कारणों से साझेदारी फर्म जो है उसका समापन हो सकता है, चलिए समझते हैं। ये वाला दिखेगा? ये भी नहीं दिखेगा, डार्क रेड है ना। चलिए, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, साझेदारों की आपसी सहमति। साझेदारों की आपसी सहमति, तो इसको किस सेक्शन में डिस्कस किया है? सेक्शन 40।
ऑप्शन दे देगा, विच सेक्शन डिफाइंस द म्यूचुअल डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, 40, 41, 42, 43, 40, कुछ भी दे सकता है। दूसरा होता है कंपल्सरी, किसमें डिफाइन किया है, 41 में, जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या जब व्यापार अनलॉफुल, अवैधानिक, है ना, अवैधानिक हो जाए। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 42 डिफाइंस जब टर्म एक्सपायर हो जाए, जब आपका वेंचर कंप्लीट हो जाए, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, इवेंट, ये सब इवेंट हैं, या जब पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई एक पार्टनर, ये तो हो सकता है ना कि भाई हैपनिंग्स हैं, ये सारी की सारी क्या हैपनिंग्स हैं कि भाई जैसे 5 साल के लिए आपने डिस्कस किया तो 5 साल तक हो गया, 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के लिए काम करा तो वो कंप्लीट हो गया, तो आपका क्या है, जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, अब एक बात बताओ, डेथ कभी प्लान्ड होती है क्या, नहीं होती। कोई पार्टनर है इंसॉल्वेंट हो गया किसी कारण से, लेकिन सभी पार्टनर, अच्छा यहां पर समझो, सभी पार्टनर एक साथ इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते, है ना, लेकिन हाँ कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकता है, ये इवेंट है, ये हैपनिंग है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। बाय नोटिस कि भाई मैं अपनी मर्जी से फर्म को छोड़ना चाहता हूं, या हम अपनी क्या कहते हैं विल, ठीक है ना, सहमति। भाई दो पार्टनर हैं, समझ रहे हैं, दो पार्टनर हैं, तो बी ने ए से कहा कि साहब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है भाई मत करो, साझेदारी फर्म क्लोज, समझ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ कोर्ट 44, तो देखिए पहले तो आपस में ही काम हो जाए तो अच्छा है, आपस में काम नहीं हुआ तो फिर उसको तो आवश्यक रूप से इंप्लीमेंट कर ही देंगे। आपस नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई इवेंट ऐसा हो जाएगा, इवेंट नहीं होगा तो नोटिस दे दिया जाएगा, नोटिस नहीं देंगे तो कोर्ट के पास चले जाएंगे तो डिसोल्यूशन कर लेंगे। तो एक प्रोसेस है, एक सीरीज है, तो इसको कैसे भी आप स्टोरी में बना करके समझ सकते हो कि आप ये माइंड सेट करो कि साझेदारी फर्म को क्या करना है, समाप्त करना है। तो आपने कहा कि आपस में एग्रीमेंट कर लें, नहीं बात बनी, ठीक है भाई, तो फिर आप सोचने लगे कुछ ऐसा हो जाए कि सारे के सारों के साथ हो जाए और फर्म बंद हो जाए, तो दो ही हो सकते हैं, या तो बिजनेस अनलॉफुल कर दो तो हो गया, तो वो कंपलसरी हो जाएगा, या कोई इवेंट ऐसा हो गया, या आपने नोटिस दे दिया, या आप कोर्ट के पास चले गए। तो मतलब खाली ये है एक स्टोरी टाइप से, पता नहीं कितना रिलेटेबल होगा आपके लिए, कितना नहीं होगा, बट ठीक है, अगर रिलेटेबल है तो कर लेना, नहीं है तो भाई याद कर लेना। म्यूचुअल एग्रीमेंट 40 में है, कंपलसरी 41 में है, हैपनिंग 42 में है, और नोटिस 43 में है, और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट 44 में है। तो कुल मिलाकर के सेक्शन, चल भाई क्यों नहीं चल रहा है, अरे भाई, कुल मिलाकर के सेक्शन 40 से 44 तक आपका मोड्स दिए हुए हैं, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन यही नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। कोर्ट में क्या क्या हो सकता है, द पर्सन हैज बिकम अनसाउंड माइंड, फील गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, परमानेंटली इनकैपेबिलिटी, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जो साझेदारी संलेख है उसका उल्लंघन करना, ठीक है, एग्रीमेंट को ना मानना, और कोर्ट इज सेटिस्फाइड टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई, चलिए ठीक है, तो ये एक चीज़ है, क्लियर है। तो 5 मेथड, 5 मोड हैं डिसोल्यूशन के, एग्रीमेंट सेक्शन 40,
कंपलसरी 41, जिसमें पार्टनर या तो इंसॉल्वेंट हो सकते हो जाते हैं सभी, या बिजनेस क्या बन जाता है, अनलॉफुल बन जाता है। हैपनिंग 42, या तो टर्म एक्सपायर हो जाए, वेंचर कंप्लीट हो जाए, पार्टनर्स की डेथ हो जाए, या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। नोटिस पार्टनर अपनी सहमति से कि भाई अब मैं फर्म में कंटिन्यू नहीं रह सकता। 43, या बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और कोर्ट जो ऑर्डर देगा वो सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग देगा। जब पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, फील करे मिसकंडक्ट ऑफ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट सॉरी, परमानेंटली इनकैपेबल, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप, या कोर्ट इज सेटिस्फाइड टू डिसॉल्व द फर्म, कोर्ट को लगता है कि किसी भी कारणों से जो फर्म है उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो ये सभी कारण हैं जिनके माध्यम से किसी भी साझेदारी फर्म का, साझेदारी का नहीं, साझेदारी फर्म का, है ना, किसी भी साझेदारी फर्म का जो है क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। जब भी हम किसी भी साझेदारी फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो उसके अकाउंट्स दो तरीके से सेटल होते हैं, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस के बेसिस पर और एक एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स के बेसिस पर। तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस को डिफाइन किया गया सेक्शन 48 सबसेक्शन ए, और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स को डिफाइन किया गया सेक्शन 48 सबसेक्शन बी। ये मैंने जान के आपको दिए हैं सेक्शंस और सबसेक्शंस, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाँ, सेक्शंस और सबसेक्शंस में। कंपनी में तो स्पेशली ऐसा है, ठीक है। चलिए, देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें कोई भी टॉपिक हमारा ऐसा नहीं रहना चाहिए कि भाई नहीं ये टॉपिक हमने नहीं किया है तो अब इसको, और वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट और लग सकता है, वही चीज़ है। डेफिशिएंसी विल बी पेड फर्स्टली आउट ऑफ द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ना तो सबसे पहले जो भी डेफिशिएंसी है उसको पेड किया जाएगा, देन आउट ऑफ कैपिटल, उसके बाद कैपिटल में से, और सबसे लास्ट में पार्टनर्स इंडिविजुअली लेकर के आएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल या अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखिए जैसे सपोज कीजिए एक डेफिशिएंसी आई 50,000 रुपये की, और आपके पास प्रॉफिट है 20,000 का। ये क्या है, एक सेकंड देना जरा। एक सेकंड देना जरा। चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो 20,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, और 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारी डेफिशिएंसी है इसको सेटअप किया जाएगा प्रॉफिट में से। तो 20,000 से हमने दे दिया, इसके बाद 30,000 बचे, है ना। अब जो 30,000 रुपये बचे, अब 30,000 का पेमेंट कैसे किया जाएगा, जो उनकी कैपिटल है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है। तो अगर जैसे इनकी कैपिटल सपोज करो 5,000, 5,000 और 2,500 है, जो एडजस्टेड कैपिटल की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एडजस्टेड कैपिटल की। तो जो एडजस्टेड कैपिटल है क्या है,
जो एडजस्टेड कैपिटल है, तो 5 और 5 10 और 12,500, 12,500। ठीक है, अब कितने का बचा? 13, 13 और 7 20 और 17,500। अब ये जो 17,500 हैं, ये जो और बचे हैं ये डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी को ये तीनों पूरा करेंगे इस रेशियो में। मतलब ये अपने घर से इतना इतना पैसा लेकर के आएंगे। तो ये होता है प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। इसका मतलब जो फर्म में एसेट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले जो भी थर्ड पार्टी के डेप्ट हैं उनको हम पे करेंगे। उसके बाद जो भी लोन एडवांस लिया गया है पार्टनर के द्वारा उसको दिया जाएगा। इसमें भी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो भी हम आगे समझेंगे। उसके बाद जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उनको उनकी कैपिटल दे दी जाएगी, जो भी उनका बैलेंस निकल रहा होगा। और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बच रहा है, जो कि नहीं ही बचता है, 99% केसेस में ये प्रॉफिट नहीं बचता, वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। देखिए, अगर फर्म लॉस में है, अगर फर्म क्या है, लॉस में है, तो क्या होगा, उस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो वो लॉस जो राइट ऑफ होगा सबसे पहले वो कितने से होगा, किससे होगा, पार्टनर्स के जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से होगा। उसके बाद अगर वो लॉस पूरा हो गया, वेल एंड गुड है। नहीं हुआ फिर तो पार्टनर्स की कैपिटल से उस लॉस को कवर किया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी वो इनसफिशिएंट रह जाता है तो पार्टनर को उतना रिमेनिंग अमाउंट अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से लेकर के आना पड़ेगा प्राइवेटली। क्लियर है, हर पार्टनर लेकर के आएगा। तो ये तो रहा लॉस का ट्रीटमेंट। अब अगर एसेट है तो उन एसेट से सबसे पहले जो थर्ड पार्टी है, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, उनको पे किया जाएगा। उनको पे करने के बाद जो पार्टनर के लोन हैं उनको पे किया जाएगा। उनको पे करने के बाद अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स को उनकी एडजस्टेड कैपिटल के अकॉर्डिंगली पैसा दिया जाएगा। और अगर वो भी तो भी बच जाता है तो एज अ प्रॉफिट उन पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें पढ़ी आज अभी हमने। एक तो कि किन किन बेसिस पर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके बेसिस पर जो फर्म है उसका डिसोल्यूशन हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि अगर लॉस है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, और अगर एसेट है, लॉस नहीं है एसेट है, तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। तो ये दो चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, सबसे पहले जो फर्म है उसके जो थर्ड पार्टी है उसका लोन का पेमेंट किया जाएगा और उसके बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 49 जो है वो 48B को थोड़ा सा कवर करता है। कैसे कवर करता है वो देखिए। देखिए, प्रॉपर्टी दो लोगों की हो सकती है। प्रॉपर्टी जो हो सकती है वो कितने लोगों की हो सकती है, दो लोगों की है। एक तो फर्म की है और एक किसकी है, पार्टनर की है। एक तो फर्म की है और एक किसकी है, पार्टनर की है, व्यक्ति की है। इसका मतलब यह है कि फर्म अपनी प्रॉपर्टी से पहले किसका पेमेंट करेगा, अपने लोन का। उसके बाद किसका पेमेंट करेगा, पार्टनर के लोन का। भी पार्टनर भी तो फर्म का हिस्सा है। अच्छा, पार्टनर के केस में उल्टा हो जाएगा। पार्टनर की जो प्रॉपर्टी है तो पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी से किसका पेमेंट करेगा पहले, लोन ऑफ हिज क्या होता है भाई, हिज लोन, हिज और हर लोन। और फिर किसका करेगा, लोन ऑफ फर्म। ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ डेप्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, तो फर्म की प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले फर्म का डेप्ट पे किया जाएगा, उसके बाद प्राइवेट डेप्ट पे किया जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट डेप्ट है, प्राइवेट डेप्ट नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी कर लेना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो पहले प्राइवेट डेप्ट पे किए जाएंगे, उसके बाद फर्म के डेप्ट पे किए जाएंगे। किस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है, सेक्शन 49। ठीक है, ये दो तीन चीजें क्लियर होंगी। यहां तक किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अभी आप कुछ ऐसा पढ़ेंगे
मैंने बड़े तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है, और ये मैं आपको डाम श्योर कह सकता हूँ कि आप ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ सकते। फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, उसके लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका नेचर क्या होता है पहले वो देख लो। इसका नेचर होता है नॉमिनल। कई बार ये नॉमिनल कम रियल भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, तो अभी तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ खाली आपको, उसके बाद हम एक एक चीज़ बड़े डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, जितनी भी आपकी आपकी बैलेंस शीट है, जो पुरानी बैलेंस शीट है, वहाँ पर यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी और यहाँ पर आपकी क्या होंगी? एसेट। तो एसेट में कैश और बैंक को छोड़ करके, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ करके, या पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस को छोड़ करके, जितनी भी एसेट है, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, या डेटार्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, गुडविल हो गई, है ना, या कोई भी पेटेंट्स हो गया, कुछ भी, एनीथिंग टेंजिबल और इंटेंजिबल कोई भी हो, वो सारी की सारी आप कहाँ लिख दोगे? यहाँ पर लिख दोगे। बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई? पहला पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही लायबिलिटीज में कैपिटल और करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनको छोड़ करके जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, जैसे क्रेडिटार हो गया, बिल पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, है ना, या ओवरड्राफ्ट हो गया, है ना, या पार्टनर्स की वाइफ का लोन हो गया, है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कहाँ पर लिख दोगे? क्रेडिट साइड में। किस वैल्यू पर लिखी जाएंगी ये दोनों चीज़ें? बुक वैल्यू पर। किस पर लिखा जाएगा? बुक वैल्यू पर। बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद आपको बैलेंस शीट में कुछ प्रोविजंस भी दिए होंगे, जैसे होता है ना, डेटार है, 15,000 के डेटार हैं, माइनस प्रोविजन लिखा हुआ है 500 रुपये का, और यहाँ पर लिखा हुआ है 14,500 रुपये। ऐसे ही रहता है ना। तो यहाँ पर जो डेटार आप लिखोगे वो 14,500 के नहीं लिखोगे, किसके लिखोगे? 15,000, क्योंकि बुक वैल्यू कितनी है? 15,000। तो ये 500 रुपये का क्या होगा? ये 500 रुपये यहाँ पर लिखे जाएंगे। चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, कोई भी प्रोविजन है, कोई भी प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन जो है वो हमारी लायबिलिटी ही कंसिडर की जाती है। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद हम आगे बात करें इसमें, ठीक है। तो जितनी भी हमारी एसेट और लाइबिलिटीज खाली हो गई, है ना। अब बाकी के आइटम्स जाएंगे का, देखो कैपिटल और करंट तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे, है ना। और जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, रिजर्व्स हैं, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, वो भी हमारे कैपिटल में जाएंगे। पार्टनर का लोन, पार्टनर का नया अकाउंट, पार्टनर के लोन के अकाउंट बनेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा, उसमें सेट ऑफ होगा। और कैश और बैंक के लिए कैश और बैंक अकाउंट बनेगा, तो कैश और बैंक का बैलेंस वहाँ पर जाएगा। क्लियर हो गई? बस आपकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में से एसेट और लाइबिलिटीज इस तरह से खत्म हो जाती है, ठीक। अब एडजस्टमेंट में आपको देगा कि एसेट्स कितनी रिलीज हुई हैं और लाइबिलिटीज कितनी रिलीज हुई हैं। तो अगर लाइबिलिटीज रिलीज हो रही हैं क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में, और अगर एसेट्स रिलीज हो रही हैं तो क्रेडिट साइड में, उल्टा वाइस वर्सा। अगर लाइबिलिटीज को पार्टनर पे कर रहा है तो डेबिट साइड में, और अगर एसेट्स को पार्टनर ले रहा है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब डिसोल्यूशन करते वक्त जो खर्चे आते हैं वो यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद आपका लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा, ये लॉस होगा और ये प्रॉफिट होगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लायबिलिटीज, अगर आपकी लायबिलिटीज या एसेट रिलीज होंगी, तो जो एसेट रिलीज होंगी वो क्रेडिट साइड होंगी, और जो लायबिलिटीज रिलीज होंगी वो डेबिट साइड होंगी। भाई बहुत सीधी सीधी सी बात है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो जब आप उनको बेच दोगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही जो लायबिलिटीज होती हैं उनका बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। तो आपने उनको जब पहली बार लिखा तो वो क्रेडिट में लिखा, लेकिन जब लायबिलिटीज आप पे कर दोगे, सेट ऑफ कर दोगे, तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी?
कम हो जाएंगी। और जब लाइबिलिटीज़ का बैलेंस कम होता है तो वो कहाँ लिखी जाती है, डेबिट साइड में, तो इसलिए हम उनको कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये तो आपका पहला पॉइंट है, ये और ये स्टेप 1। भाई प्रोविजन तो क्योंकि यही होते हैं एसेट में, तो एसेट डेबिट में लिखी जाएंगी और उनके प्रोविजन क्रेडिट में लिखे जाएंगे। दूसरा स्टेप है आपका ये वाला लाइबिलिटीज का, ठीक। तीसरा स्टेप है लाइबिलिटीज सेट ऑफ का, और चौथा स्टेप है आपका एसेट्स रिलीज का। पांचवा स्टेप है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और छठा स्टेप है आपका प्रॉफिट और लॉस का। तो कुल मिलाकर के हम जो पूरा रियलाइजेशन अकाउंट है वो 6 स्टेप्स में कवर करने वाले हैं। तो बहुत सारे इसमें से सारे के सारे हम आज डिस्कस करेंगे, और एक स्टेप जो है वो हम कल नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वो एक काफ़ी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो उसलिए उसको हम अलग ही करेंगे। अब कुछ इससे रिलेटेड मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मे बी ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो कभी भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा जब भी फर्म डिसॉल्व होगी उस वक्त, केवल और केवल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में कभी भी ये पार्टनर्स के क्रेडिट नहीं होता। क्लियर, पहली बात। दूसरा, जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगी सारी की सारी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। अगर फिक्टिशियस एसेट्स डेबिट हैं तो डेबिट साइड है ना, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। मतलब अगर लाइबिलिटीज में है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर एसेट में दी हुई है तो वैसे तो फिक्टिशियस एसेट सारी की सारी किसमें दी होती है, एसेट साइड ही दी हुई होती है ना। ट्रांसफर ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन ड्यू टू पार्टनर या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, ठीक है। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में केवल और केवल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ही ट्रांसफर की जाती है। पार्टनर का लोन, पार्टनर को ड्यू टू पार्टनर का मतलब होता है बैलेंस ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस और रिजर्व्स भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होते हैं, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। ये एक चीज है। इन केस ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज क्या है अनरिकॉर्डेड हो गई हैं या रिकॉर्ड करने से रह गई हैं, तो अगर उनको बेचा जा रहा है तो बैंक में, और अगर उनको पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर। अगर कोई रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के अगेंस्ट चार्ज हो रही है, जैसे सपोज करो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं करा 5,000 के, और हमारे एक पुराना टाइपराइटर है 7,000 का, तो जो क्रेडिटार्स हैं, जो आउटस्टैंडिंग वाले हैं हमारे लाइबिलिटीज वाले, उनको हमने वो जो टाइपराइटर है उसको 5,000 में, 7,000 का टाइपराइटर 5,000 में दे दिया, तो अकाउंट भी सेटअप हो गया और आपकी एसेट भी सेटअप हो गई। तो दोनों कितने से हुई, 5,000 से, अकाउंट क्लोज, है ना। तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स को लेकर के कि भाई इस एसेट को रियलाइज करना है या नहीं करना है, तो आपको रियलाइजेशन वैल्यू नील माननी है। इसका मतलब आप उस एसेट को एज इट इज छोड़ दोगे, उसको रिलीज नहीं करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है लायबिलिटीज को लेकर के, उन्होंने रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप उसको बुक वैल्यू पर रिलीज कर दोगे। इसको ध्यान से समझें। फर्नीचर है, मशीनरी है, ठीक है। मशीनरी को तो रियलाइजेशन वैल्यू दी हुई है कि आपकी मशीन 50,000 की और उसको हमने 60,000 पर सेल कर दिया, तो आप उसको 60,000 पे क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बैंक में लिख देंगे। और जो आपका फर्नीचर है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको रिलीज नहीं करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात क्या है, क्रेडिटर, बिल पेबर और लोन, ये 3 चीजें दी हुई हैं। इसमें से क्रेडिटर और बिल पेबल, इनको रियलाइजेशन वैल्यू दी हुई है कि आपके जो क्रेडिटर और बिल पेबल हैं
ये 25,000 के हैं और दोनों को कंबाइंड रूप से सेट ऑफ कर दिया 40,000 रुपए में। तो जो आपने बिल पेबल और क्रेडिटर लिखे थे सबसे पहले, वो आपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे थे। किस में लिखे थे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे थे। लेकिन अभी उन दोनों को कंबाइंडली क्या किया जा रहा है? सेट ऑफ किया जा रहा है। तो आप उनको कंबाइंडली सेट ऑफ कर दोगे बैंक अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कितने रुपए से? 40,000 रुपए से। क्लियर हो गई? लेकिन जो लोन है उसको लेकर के, बैंक का लोन, आउटसाइडर्स का लोन, पार्टनर का नहीं, आउटसाइडर्स का लोन, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप उसको रिलीज नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लायबिलिटीज के केस में आपको लायबिलिटीज का पेमेंट करना ही करना है। ठीक है? तो आप जैसे सपोज करो आपके बैंक लोन है, बैंक लोन है 1 लाख रुपए के, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक लोन का पेमेंट 1 लाख से करोगे ही करोगे। सर अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में तो भी? हाँ, तो भी। लेकिन अगर यही केस एसेट में आता है तो नहीं करोगे। हाँ, क्लियर हो गया? इसका मतलब ये है कि एसेट्स अगर इंफॉर्मेशन है तो रिलीज होगी, नहीं है तो नहीं होगी। लेकिन लायबिलिटीज अगर इंफॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग रिलीज करेंगे। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको रिलीज करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? डन। लोन ऑफ पार्टनर्स रिलेटिव इंक्लूडिंग पार्टनर्स वाइफ विल बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लोन। ठीक है? जैसे सपोज करो मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में हूं और मेरी वाइफ ने फर्म को लोन दिया। ठीक है? तो मेरी वाइफ पार्टनर नहीं है। पार्टनर कौन है? मैं हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी वाइफ का जो लोन होगा वो एज अ आउटसाइडर एक्सटर्नल लायबिलिटी ही कंसिडर होगा, ना कि वो इंटरनल लायबिलिटी कंसिडर किया जाएगा या पार्टनर का लोन कंसिडर किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? दैट्स इट। हालांकि इन सभी चीजों को अभी हम एक एक करके बहुत स्मूथली, प्यार से और बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए बने रहो। देखिए, हमने 6 स्टेप पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑल एसेट्स, फिर हमने पढ़ा ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज, फिर हमने पढ़ा क्रेडिट विद अमाउंट ऑफ एसेट रिलीज, फिर हमने पढ़ा डेबिट ऑफ सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फिर हमने पढ़ा रियलाइजेशन एक्सपेंस, और फिर हमने पढ़ा ट्रांसफर द बैलेंस। तो कुल मिलाकर के हमने पूरे रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट को 6 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, और एक एक स्टेप हम डिटेल्ड में बहुत आराम से पढ़ेंगे ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैंने केवल और केवल आपके लिए लिखी है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा डेडिकेशन आपके साथ है। लेकिन आपका डेडिकेशन भी दिखना चाहिए नोट्स बनाने में, पढ़ाई करने में, और साथ साथ में चैनल को ग्रो करने में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मेहनत मैं कर रहा हूँ वो सब आपके लिए कर रहा हूँ, है ना? तो इसका मतलब ये कि आपका भी ये फर्ज बनता है, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप भी चैनल को उतना ही ग्रो कराएं। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है इसको करते हुए। आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कैसे होगा, क्या सेटअप होगा। एक एक चीज़ बहुत आराम से क्लियर होती चली जाएगी, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट में। देखो, अधिगम मंत्रा को ट्रस्ट का नाम आपने दिया है, तो ये मेरी अकाउंटेबिलिटी बन रही है कि मैं आपको इतना डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दूं, सारी चीज़ें इतना स्मूथली एक्सप्लेन कर दूं कि वास्तव में आप कहें कि हाँ भाई आ गया। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा। तो पहले हम बात करेंगे फॉर क्लोजिंग द फाइनल एसेट्स। ठीक है ना? तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले किसका डिस्कशन करेंगे? फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट। जब भी हम एसेट्स अकाउंट को क्लोज करेंगे, मतलब सारी की सारी एसेट्स को क्या करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डिसोल्यूशन के वक्त कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन के अकाउंट, रियलाइजेशन का जो अकाउंट होता है उसके डेबिट में हम क्या लिखते हैं? जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है उसमें जितनी भी एसेट्स लिखी हुई हैं सबको इसमें इंक्लूड कर देते हैं। किन किन को बताया था? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, कैश और
बैंक बैलेंस इनको छोड़ करके जितनी भी एसेट हैं इंडिविजुअली एक 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 करके हम कहाँ पर कर देंगे, इंडिविजुअली। इंडिविजुअली, एक साथ नहीं, इंडिविजुअली। दोबारा से ध्यान से सुनो, इंडिविजुअली। कभी भी एसेट को एक साथ मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा, इन द रियलाइजेशन अकाउंट द एसेट्स ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट इन द डेबिट साइड इंडिविजुअली लमसम आइदर ए और बी या नाइदर ए और बी। कैसे की जाती हैं, इंडिविजुअली। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी कैसा भी फ्रेम हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते कि यार यहाँ से, अरे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल्ड के साथ बहुत समझते हुए करो। सवाल क्वालिफिकेशन का नहीं है, सवाल एग्ज़ाम क्रैक होने का नहीं है, सवाल इसका नहीं है कि एग्ज़ाम निकल जाए। एग्ज़ाम निकल जाएगा। सवाल इस चीज़ का है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर हमें वो आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं आता है तो रुक जाएगा। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ करके चलो। ये मत सोच लेना कि एक नंबर अगर छूट गया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हो सकता है आपने अगर इसको ढंग से कर लिया तो वो जो एक नंबर की कमी है वो पूरी हो जाए, है ना। चलिए, रिग्रेट नहीं रखना है किसी भी बात का, 100% देना है, बाकी भगवान के हाथ में। होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो दोबारा कोशिश करेंगे। कौन सा ये आखिरी जर्नी है, अभी तो जीवन बहुत बड़ा है, सफलताएं आती रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, बस हमें 100% कोशिश करते रहनी है, हारना नहीं है। जिस दिन हार गए उस दिन सब खत्म हो जाएगा। व्यक्ति की हार जो होती है वो तब नहीं होती जब वो हार जाता है, वो हार तब होती है जब वो ये मान लेता है कि मैं हार गया। तो यही नहीं मानना है, बस कोशिश करते जानी है जीवन के आखिरी पड़ाव तक। जीवन में कभी ना कभी तो सफल होंगे, अपने ड्रीम्स पूरे करके जाना है, ये तय करना है। और जब तक ड्रीम्स पूरे नहीं होते तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले, ये भी निश्चित कर लेना है। ड्रीम्स के लिए जीना है, अपने लिए जीना है, पैशनेट बनना है। चलिए, पहला स्टेप फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट, फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट ट्रांसफर ऑल एसेट्स। बेटा ऑल एसेट्स ऑफ द फॉर्म, किस किस को छोड़ करके, कैश और बैंक को छोड़ करके सारी की सारी किस में चली जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चली जाएंगी। किस में चली जाएंगी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। इसका मतलब ये है कि आपकी एसेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, बोलो जल्दी से। आपकी एसेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। तो एसेट जब कम होती हैं तो कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और डेबिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दो। बोलो एंट्री में कोई दिक्कत है, नहीं है, खत्म कहानी। बहुत आसान है। एसेट साइड में चार चीज़ें होती हैं, देखो मैं बता देता हूँ। एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, प्रोविजंस, और क्या कहते हैं आपके जो भी आपके कैपिटल और करंट अकाउंट हैं, और आपके कैश बैंक। ये पांच चीज़ें होती हैं। देखो एसेट्स आपने लिख ली, प्रोविजन आपको पता है कहाँ पर जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। देखो एनी प्रोविजन शुड बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। अभी पढ़ा था, दोबारा रिपीट कर लिया। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि याद रहे, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में लिखनी है, यही सारी चीज़ें नोट्स में लिखनी है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा। सीट हमारी है, बस ये ध्यान में रख लो। फिक्टिशियस एसेट्स भी होंगी, जैसे क्या हो सकता है फिक्टिशियस एसेट्स में, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। ये सारे के सारे हमारे फिक्टिशियस एसेट कहलाते हैं। जितनी भी फिक्टिशियस एसेट है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी। सारी की सारी फिक्टिशियस एसेट्स किस में जाएंगी, बोलो किस में जाएंगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड। एसेट में फिक्टिशियस एसेट डेबिट साइड जाएंगी। अरे यार एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डालोगे कि डेबिट डालोगे, डेबिट डालोगे, बात खत्म हो गई। रिलेट को याद मत करो, समझो, रिलेट करो कि कैसे उन चीजों को किया जा रहा है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालोगे तो डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे, सर डेबिट करेंगे, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ सोचो ही मत। चलिए आ जाइए तीसरा, कैश और बैंक आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सर कहां पे ट्रांसफर होते हैं, कैश और बैंक का एक अकाउंट बनता है, तो हम कैश और बैंक का अलग अकाउंट ना बना करके हम कैश बुक बना लेते हैं, जिसमें कैश और बैंक दोनों इंक्लूड होते हैं। टू कॉलम कैश बुक हमने पढ़ी थी सबसे शुरू में तो ऐसे करो सर जैसे कितना बहुत सारा सिलेबस हो गया है। जो बच्चे नए जुड़े हैं पीछे से जाकर के देखो कितना कुछ हमने करा दिया है। बहुत नियर बाय हैं हम सिलेबस कंप्लीट होने के अकाउंटेंसी का।
उसके बाद बिजनेस स्टडीज करेंगे, उसके बाद एग्जाम तक खाली एमसीक्यू पढ़ा पढ़ा जाएगा। चलिए, कैश और बैंक आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि रियलाइज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जो है, उसका जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से सेट ऑफ किया जाता है, बैलेंस शीट से या कैश और बैंक अकाउंट से? कैश और बैंक अकाउंट से। कभी भी जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा उसमें नई बैलेंस शीट नहीं बनेगी, हमेशा कैश और बैंक अकाउंट बनेगा। कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर इक्वल आ गया तो आपकी फर्म सही बनी है, आपके अकाउंट सही बने हैं, नहीं आया तो गड़बड़ है। ये ध्यान रखना, ब्रेन स्टॉर्मिंग पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। जितनी भी एसेट हैं सारी की सारी डेबिट साइड में लिख दी जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। जितने भी हमारे कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस हैं वो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे डेबिट साइड, और जितनी भी फिक्टिशियस एसेट हैं वो भी डेबिट में चली जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जितने भी प्रोविजन है वो कहाँ पे चले जाएंगे? बोलो बोलो, कहाँ पर चले जाएंगे? प्रोविजंस रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बोलो, क्लियर हो गई? चलिए, ऐसे ही लायबिलिटीज का है। लाइबिलिटीज में क्या है? फॉर क्लोजिंग द लाइबिलिटीज अकाउंट ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, सारी की सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। एक बात बताओ मुझे, देखो देखो, सोचो सोचो, लाइबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट के क्रेडिट? सर क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करूँ कि क्रेडिट करूँ? सर क्रेडिट, खत्म कहानी। चलिए आ जाइए, इससे ज़्यादा कुछ मत सोचना बस। तो लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, या दूसरा समझ लो लाइबिलिटीज़ क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं, तो लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। रियलाइजेशन में कहाँ लिखे जाएंगी? क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगी, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? इससे ईजी और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कहीं, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है यार, इतना डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं जाएगा। जो पार्टनरशिप मैंने आपको ये 20-22 वीडियोस में कंप्लीट करा रहा हूँ ना, 4-5-6-7 वीडियो लेक्चर में ख़त्म करा देंगे। इतना बहुत डिटेल्ड है, यहाँ से लेकर के हम अरे यार सब सारे टॉपिक इंक्लूड कर दिए मैंने, सब इंक्लूडेड है इसमें, सब कुछ। क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता, ये तो मुझे भी पता है, और बड़ी श्योरिटी के साथ ये कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि कोर्स तो मैं बेच ही नहीं रहा जो तुमसे हवा हवाई वाले वादे करूँ, है ना? सीधा सीधा है, अवेलेबल है सब कुछ यूट्यूब पर, और जो भी है डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर मेहनत होती है सफलता वहीं होती है, बस मुझे तो इतना पता है, बाकी तो ईश्वर के हाथ में। चलिए, ट्रांसफर ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में केवल और केवल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आएंगी। दोबारा समझो, ट्रांसफर जो होंगी लाइबिलिटीज वो केवल और केवल एक्सटर्नल होंगी, वो भी किस में? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो, ट्रेड पेबल, पार्टनर्स वाइफ लोन, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या सो ऑन। समझ गए होंगे? समझ गए? अब बहुत सारे आइटम्स हैं, नहीं याद रहेंगे, कुछ आइटम्स अलग कर देते हैं। क्या क्या नहीं जाएगा वो देखो। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आर नॉट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। रिजर्व है लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में। किसके क्रेडिट साइड में? रियलाइजेशन अकाउंट की। पहली बात, पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, पहली चीज। कोई भी लाइबिलिटी जो पार्टनर को ड्यू है, जैसे कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसमें नहीं जाएगा। रिजर्व के नाम से केवल एक चीज आएगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, लाइबिलिटीज में आपको बहुत सारी लिस्ट बनी होगी, बहुत सारे आइटम होंगे। तीन चीजें बाहर कर दो। पहली चीज, कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। दूसरी चीज, पार्टनर का लोन नहीं जाएगा। तीसरी चीज, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं जाएगा। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है जाएगा, बस बात खत्म। बाकी सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। कैसे लिखी जाएंगी? इंडिविजुअली, ग्रुप में नहीं लिखी जाएंगी। क्लियर हो गई बात? चलिए, दो स्टेप क्लियर हो गए, तीसरा स्टेप आ जाओ। फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, सबसे पहले हम एसेट्स को रिलीज करेंगे। मैंने ऊपर आपको एक बात बताई थी, जब भी एसेट की रियलाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो एसेट को रिलीज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, ये ध्यान में रखना। अच्छा, कौन कौन सी एसेट्स को सर रिलीज कर सकते हैं? केवल रिकॉर्डेड जो बैलेंस शीट में? नहीं, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, आपको सारी एसेट्स को रिलीज करना है। ओके, ठीक। अगर एसेट्स को कैश में सेल करा, देखो ये तो नहीं, खैर
मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन को मैंने मार्केट में बेचा, मेरी एसेट है ये। क्या है बोलो, मेरी क्या है ये, मेरी क्या है ये, एसेट है, मेरी एसेट है ना। तो मेरी जो ये एसेट है इसको मैंने बेच दिया और उसके बदले पैसा आ गया। पैसा जब आएगा, बोलो जब पैसा आएगा तो डेबिट करूँ कि क्रेडिट करूँ? सर डेबिट कर दो। एसेट जा रही है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन जो एसेट जा रही है वो एसेट के अकाउंट में थोड़ी जा रही है, किस में जा रही है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। बोलो बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, जरूरी है कि क्या इस एसेट को मार्केट में ही बेचें? सपोज करो ये मोबाइल फ़ोन है, मेरा किसी पार्टनर ने कह दिया कि सर मेरे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल फ़ोन चाहिए, मैं सोच भी रहा था कि मोबाइल फ़ोन ले लें, तो अब आप बेच ही रहे हो तो आप मुझे दे दो। मैंने कहा तुम ले लो। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर अगर पार्टनर ने पैसा दे दिया तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की जगह पर। ये तो तब होगा जब पार्टनर पैसा नहीं देगा, तो मैं उसकी कैपिटल रिड्यूस कर दूंगा और उतना पैसा मैं ले लूंगा। बात समझ में आ गई? चलिए, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक है। रटो, अकाउंट्स रटने वाली चीज़ नहीं है। अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है, सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग है। समझ के करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा, एक से चार चीज़ें कर लोगे। रट के करोगे तो जो है वो भी रह जाएगा। अच्छा, वैन एन एसेट इज गिवन टू मीट एनी लाइबिलिटी, मैंने अभी आपको बताया था मेरी कोई एसेट है, टाइपराइटर है 7,000 का है, मैंने उसको 5,000 में एक क्रेडिटार को दे दिया। क्रेडिटार भी 5,000 के ही थे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, निकालने तो ही, फर्म बंद हो ही रही है, टाइपराइटर का क्या काम है ना। तो मेरी एसेट चली गई, लाइबिलिटीज़ 5,000 से कम हो गई, तो दोनों आपस में मिल गए, इक्वल बैलेंस हो गया। तो उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। बोलो, एसेट्स का सेट ऑफ कर दिया, एसेट्स का सेटलमेंट कर दिया, क्रेडिट साइड में होगा। एसेट ओरिजिनली जो लिखी जाएंगी वो डेबिट साइड में लिखी जाएंगी, लेकिन उनको जो ट्रांसफर किया जाएगा, उनको जो भेजा जाएगा, रिलीज किया जाएगा, वो क्रेडिट साइड में किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें एक चीज आती है गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट दो तरीके से होगा। अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है और बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है, हाँ यही तो बात है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, गुडविल कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी, ये बात तय रखो। तो कहाँ जाएगी गुडविल, सीधी की सीधी वहीं जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने आपको गिनती के आइटम गिनवा दिए, कौन कौन से नहीं जाने हैं। इसके अलावा जितने भी आइटम हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ के, जो नहीं जाने हैं, जो मैंने गिनवाए हैं, उनको छोड़ करके सारे के सारे लाइबिलिटीज़ में। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपके क्लोजिंग करा रहा था एसेट्स की, तो क्या मैंने आपको लिखवाया था कि जो गुडविल है उसका बैलेंस हमें ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है? नहीं, मैंने क्या लिखवाया था, कैपिटल और करंट का डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, और तीसरा क्या लिखवाया था मैंने, कैश और बैंक। ये तीनों चीज़ें नहीं जानी है, इसके अलावा सारे आइटम चले जाएंगे, तो गुडविल भी जाएगी। तो अगर गुडविल आपकी बैलेंस शीट में दी हुई है और हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में गुडविल जब हम लिखेंगे तो बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी, तो गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसेट सारी की सारी किस में लिखी जा रही है, डेबिट में। अब दो चीज़ें होंगी, या तो आप उसे बेच दोगे, या पार्टनर ले लेगा। या तो आप उसे बेच दोगे या उसको क्या ले लेगा, पार्टनर ले लेगा। बेच दोगे तो कैश और बैंक आ जाएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर गुडविल को पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर क्या इसमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनता है? नहीं। और अगर सर करंट अकाउंट का बैलेंस है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द कैपिटल अकाउंट, राइट। अच्छा, ओके। अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर नहीं है, तो जब बैलेंस शीट में अपेयर नहीं है तो रियलाइजेशन में तो जाएगी ही नहीं। इसका मतलब फिर भी, लेकिन हम उसको बेचना तो है ही, तो वो दोनों एंट्री वो बनेंगी। बेचोगे तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश डेबिट, पार्टनर लेगा तो पार्टनर डेबिट, बाकी रियलाइजेशन। कुल मिलाकर के अनरिकॉर्डेड है ये, अनरिकॉर्डेड गुडविल। तो अनरिकॉर्डेड गुडविल का ट्रीटमेंट ठीक उसी तरह से किया जाएगा जैसे आप अनरिकॉर्डेड एसेट का करते हैं। क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं।
इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ गुडविल देन इट रियलाइज्ड वैल्यू इज टेकन नील। सिमिलरली एसेट की तरह अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप एसेट गुडविल को रिलीज नहीं करोगे। ये मैं एसेट्स में आपको बहुत क्लियरली बात बता रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन में एसेट के रियलाइजेशन के रिगार्ड कुछ भी नहीं दिया गया है तो आप उसको रिलीज नहीं करोगे। ये ध्यान में रखो, बिल्कुल फिट कर लो दिमाग में। 3 स्टेप क्लियर हो गए साहब। आ जाओ चौथे स्टेप पर आ जाओ। लाइबिलिटीज का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा? आ जाओ, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। तो पहले तो लाइबिलिटीज को पे करोगे तो पैसा गया तो क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसका मतलब ये है सर, लाइबिलिटीज हमारी जो क्लोजिंग लिखी जाती हैं वो लिखी क्रेडिट में जाती हैं, लेकिन जब हम उनको पे ऑफ करते हैं वो हम डेबिट साइड में करते हैं। इसीलिए जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो क्या होता है? बोलो क्या होता है? डेबिट होता है। क्या इतनी बात समझ आ गई? अगर आ गई तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, नहीं आई तो दोबारा से सुन लो भाई। एसेट डेबिट होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, और उनको जो सेट ऑफ किया जाता है वो क्रेडिट साइड किया जाता है। लाइबिलिटीज का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए उनको क्लोजिंग का जो उनका क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखा क्रेडिट में जाता है, लेकिन उनको जो पे ऑफ किया जाता है वो डेबिट में किया जाता है। इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। अब चैनल को सब्सक्राइब भी करो। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। आ जाइए। तो अगर कैश में गया है भाई, हमने पैसा दिया तो पैसा गया, लेकिन अगर पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, मेरे बिहाफ पर तुमने पेमेंट किया है, मेरे बिहाफ पर तुमने पेमेंट किया है, मेरे बिहाफ पर तुमने पेमेंट किया है, तो तुम तो क्रेडिट हो जाओगे ना। नहीं समझ में आया? भाई खर्चा किसका है? फर्म का है। दे कौन रहा है? पार्टनर। तो फर्म पार्टनर को देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी। तो इसलिए रियलाइजेशन तो डेबिट होगा ही होगा, बस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि हमें पर्टिकुलर एसेट का रियलाइजेशन करना है कि नहीं करना है, तो आप उसकी रियलाइजेशन वैल्यू को क्या मान लोगे? 0, मतलब उसको रिलीज नहीं करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है लायबिलिटी को लेकर के, तो आप ये एज्यूम कर लेना कि लायबिलिटी हमने पे करी है। लायबिलिटी हमने क्या करी है? पे करी है उसकी ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो आपने क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है उस वैल्यू पर। बोलो ये बात समझ में आ गई? ये लाइन मैं बार बार आपको कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की। 2 कहानी होंगी यहाँ पर। पहला, अगर कोई क्लेम नहीं है तो कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, खत्म कहानी। लेकिन अगर क्लेम है तो 2 कंडीशन होंगी, या तो क्लेम कम होगा और फंड ज़्यादा होगा। तो क्लेम अगर कम है ना, देन एक्सटेंड टू लायबिलिटीज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई जितना भी क्लेम है वो सारा का सारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है ना। और जो फंड बचता है बाद में, जैसे सपोज करो क्लेम है हमारा 20,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 25,000 का। लो, तो 20,000 किस में चले जाएंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। और बाकी जो 5,000 बचे वो कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। कहानी समाप्त। क्लियर ये वाली बात? चलो आ जाओ आगे। अब अगर क्लेम ज्यादा है 25,000 और 25,000, भाई 25,000 का फंड लिया था और 25,000 का ही क्लेम है, तो 25 के 25 किस में चले जाएंगे? क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर 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 क्लेम ज्यादा है, इफ क्लेम इज मोर देन द फंड, then extend to liabilities transferred to credit side of the realization account and the amount of claim is transferred to the debit side of realization
अकाउंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि 25,000 किस में चले जाएंगे? 25,000 किस में चले जाएंगे? अरे यार यहाँ पर हो, 25,000 किस में चले जाएंगे? क्रेडिट में। और अगर 30,000 का क्लेम है तो ये कहाँ पर चला जाएगा? डेबिट में। किसके? रियलाइजेशन में। तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, केस दे देगा और सीधा पूछ लेगा आपसे, बताइए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सिंपल, क्लियर है बच्चे? ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला है ये मैं आपको बता तो रहा हूँ पर नहीं बता भी नहीं रहा इसको मैं। देखिए कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब आप फर्म को वाइंड अप करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो उस वक्त जो खर्चा होता है ना उसको डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो इसमें कुछ केसेस हैं, तो उन केसेस को हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट पे करेंगे, तब हम इसको करेंगे। कल वाली जो क्लास होगी ना वो खाली आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगी। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि ये समझ में नहीं आ रहा और यहाँ से क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं। वो हमें तो नहीं करना है, हमारा माइंड सेट है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, बस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं दे आर कंसिडर्ड और रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो या तो पार्टनर कभी उनको पे कर देता है या कभी फर्म उनको पे कर देती है, तो ये डिपेंड करता है दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हो रहा। लेकिन इसको करेंगे हम कल ही। ये मैं अगर आपको ऐसे भी समझा दूंगा ना तो देख लो एक बार। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द फर्म, मतलब उसका जो भार है वो फर्म ही बियर कर रही है और पे भी कौन कर रहा है? फर्म ही कर रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म के पास से पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, और रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट में जा रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया। व्हेन बॉन्ड बाय द फर्म पेड बाय द पार्टनर, तो बॉन्ड कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो गई होगा, लेकिन उसको पे किसने किया है? पार्टनर ने पे किया। तो जब पार्टनर ने पे किया है तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्टनर को उतना पेमेंट करे। जैसे सपोज करो आपके घर पे कोई इवेंट है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सामान आना आना होता है, तो आप किसी को बोल देते हो अपने कजिन वगैरह को या रिलेटिव को कि भाई ये सामान ले आओ, तो वो अपने पैसों से ले तो आते हैं, तो उस वक्त उनके पैसे जा रहे हैं जो रिलेटिव है। लेकिन बाद में आपको जब याद आता है कि भाई उस फलाने व्यक्ति ने, उस रिलेटिव ने इतने का सामान लिया था, तो बाद में आप उसको पे करते हो क्या? नहीं करते। सिमिलरली यहाँ पर है, तो बॉन्ड किसने करे हैं? वो एक्चुअली उसका जो बर्डन है, जो उन एक्सपेंस का बर्डन है, वो किसके ऊपर आ रहा है? रिलेटिव के ऊपर या आपके ऊपर? आपके ऊपर आ रहा है, लेकिन उस वक्त वो किसने पे करे? आपके रिलेटिव ने। तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस भी पार्टनर ने उन एक्सपेंसेस को पे किया है ना। अच्छा, अगर बॉन्ड और पेड, जैसे कई बार होता है ना कि रिलेटिव्स होते हैं, हम कहीं बाहर गए हुए हैं तो कजिन्स वगैरह कि नहीं भाई इसको मैं ही कर देता हूँ, तू परेशान मत हो, ठीक है, ये मेरी तरफ से है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास से कुछ नहीं जाना, ना आपके पास से कुछ जा रहा है, और ना इन फ्यूचर वो जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एंट्री पास नहीं करोगे भाई, या तो आपको इन फ्यूचर वो पे करने हो, या उनका बियर या उनका जो बर्डन है वो आप पर आ रहा हो, है ना, या बर्डन उन पर आ रहा हो लेकिन पे आपको करने पड़ रहा हो, तब तो आप मतलब आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए तो ही तो आप ट्रांजेक्शन करोगे ना। बट आप कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो भाई, आप उसका बर्डन बियर नहीं कर रहे, आप उसको पे नहीं कर रहे, दोनों को दोनों कौन कर रहा है? कजन कर रहा है, तो आप पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो आप अपनी बुक में कुछ क्यों ही लिखोगे? तो इस कंडीशन में कोई भी एंट्री पास नहीं होती। क्लियर? चलिए, when any of the partner agrees to carry out dissolution for an agreed remuneration including realization expenses, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कोई पार्टनर एग्री हो गया कि भाई मैं डिसोल्यूशन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इसके बदले ना इतना रुपया चाहिए, और इसमें से चाहे रियलाइजेशन कम का हो या ज्यादा का, वो सारा का सारा मेरा होगा। तो अच्छा, फर्म तो पे कर ही रही है ना, फर्म तो पे कर ही रही है ना, तो रियलाइजेशन तो डेबिट हो गई होगा, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अब पे कौन करेगा? पार्टनर या फर्म? पार्टनर। तो इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर है? व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बॉन्ड बाय पार्टनर लेकिन पेड बाय फर्म, मैंने पेपर बताया था ना आपको, आपका कजिन है, पेमेंट वो कर रहा है, उसका बर्डन वो बियर कर रहा है,
आप तो कुछ नहीं कर रहे भाई, या तो आप उसका बर्डन बियर करो या आप उसको पे करो कि भाई जैसे अभी मेरे पास नहीं है तो अभी तू दे दे, तो आपसे कहा गया कि तुम दे दो अभी, मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगा, तो अभी आपने पे किया तो आपका बैलेंस कम हुआ या बढ़ा, कम हो गया, तो आप अपने आप को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और आपके पास से क्या गया, कैश या बैंक गया, तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। यही चीज़ें हम डिटेल्ड में भी डिस्कस करेंगे। अब यार इससे ज़्यादा डिटेल्ड में क्या ही होगा, है यही सोच रहे हो, देखना कल बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। एक एक टॉपिक बड़े प्यार से ऐसा क्लियर कर दूंगा कि जैसे होता है ना पॉलिश हो जाना, बिल्कुल पॉलिश माइंड, बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्वेश्चन आया आंसर क्लियर। चलिए ऐसी प्रैक्टिस करनी है। चलिए लास्ट केस है आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। फॉर क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट सारी चीजें हो गई, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, एक ही चीज होगा, इक्वल नहीं होने के, ये भी ध्यान रखना, या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा या क्रेडिट, बहुत कम चांसेस होता है, नहीं होता है, या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा या क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा है लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर को फायदा, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लॉस है तो पार्टनर का नुकसान हो जाएगा, तो पार्टनर का नुकसान हो जाएगा तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फटाफट से पहले कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आई एम डैम श्योर ऐसा वीडियो आपने रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड तो नहीं ही देखा होगा, इतनी डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन के साथ। बस यही अधिगम मंत्रा की खासियत है और यही आप लोगों का प्यार है कि मुझे इतना मोटिवेट रखता है कि मैं आपको बिल्कुल ऐसा फुल फ्लैग करा देता हूं कि बस मजा आ जाता है। मैं 3 एक्सपेक्टेशंस आपसे हर रोज कर रहा हूं और मैं इन चीजों को बार बार जिक्र भी कर रहा हूं, बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। नोट्स बनते रहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। एक भी दिन के टाइम फिक्स करो कि हमें इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 3 आवर्स 4 आवर्स अगर जॉब पर है तो आपको अपने लिए निकालने ही निकालने हैं। निकालने ही निकालना है, उनमें नोट्स बनाइए, जो प्रीवियस है उसका रिवीजन कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और फिर मैं आपको चैनल के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए कहता हूं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इवन वीडियो को नहीं चैनल को ही शेयर कीजिए अब तो। और अगर आपको प्रॉब्लम में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है या आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप उन्हें कमेंट कीजिए। आपकी जो कमेंट हैं वो एक तरह से हम मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो। तो आपका कमेंट और मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा, तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ाते रहो और प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहो और यूं ही अपना सपोर्ट अधिगम मंत्रा के साथ बनाए रखो। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ जहां हम डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कुछ केसेस जो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे पिक्चर को, और आपके सामने क्वेश्चन आया और आपने उसको क्लीन किया। चलिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अधिगम मंत्रा के साथ बने रहिए और इस परिवार को बड़ा करते रहिए। जय हिंद।